हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं आदित्य कुमार मिश्रा आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं। देखो, आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग जानते होंगे कि इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है: एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना कवर करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। और हम लोग इस टाइप से यहाँ पे कवर करेंगे जो कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे जो हमारे लिए हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ अगर जो आपके दिमाग में बैठी हुई है तो इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद आपके दिमाग से वह भूत उतर जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि भाई हिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो रही हैं, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एंड देन उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैं अब हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ आगे तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियोस को आपको अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो आकर के आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आप जो है एक कोड है अपना स्टडी आईएएस। स्टडी आईएएस अगर जो आप वहाँ पे कोड यूज़ करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोर्सेज है यूपीएससी की रेंज में या अदर किसी एग्जाम्स की रेंज में। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बच्चों की तरफ से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो आप अगर जो वहाँ से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं यूपीएससी का या अदर किसी कैटेगरीज का, तो आप वहाँ पे स्टडी एस कोड यूज़ कर सकते हो। और अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोड से रिलेटेड या आपको किसी भी टाइप से आपको कोई भी अगर जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं या कुछ भी, तो आप वहाँ पे जो है हमारे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और अगर जो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम, अगर जो यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, फिलहाल तो मिल जाएगा, बट नहीं मिलता है तो आप हमें मेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए ओपन है। आप 24 घंटे में कितनी बार भी मेल करो या मैसेज करो या कोई भी आप कुछ भी करो, आपको सारी जगहों से आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी सारी सुविधाओं आपको दी जाएंगी, आपकी जितनी भी समस्या होंगी वो सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोगों का मेन है। देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास, जो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। तो क्यों ना इस चीज को हम लोग शुरुआत से पढ़े। ठीक है, देखो, शुरुआत से पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं उसका निर्माण कब हुआ, या जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का निर्माण कब हुआ। इन सारी चीजों को जानने के बाद ही हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि पहले अपने बारे में तो जान ले। देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जो पृथ्वी है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक है, अगर जो आपने जियोग्राफी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी हमारी है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष प्राचीन है, यानी कि पुरानी है। और जो इस पे जीवन का आरंभ हुआ वह हुआ जाके 35 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, मतलब कि जो इस पे जीवन, मैं यहाँ पे मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके जीवन की। ठीक है, तो वह लगभग 35 अरब वर्ष पूर्व हुआ जाके। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो जीवन हुआ उत्पन्न सबसे पहले वो हुआ जाके जल में। ठीक है, जो वाटर है वहां पे जल की सबसे, मतलब कि जीवन की जो है वो जल में उत्पत्ति हुई। मतलब कि ये कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है, तो जल से ही जीवन है, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो जल से ही हुई जाके। ठीक है, अब अगर जो इसकी बात करें तो जो एक मानव संप्राणी होता है होमिनिड, ठीक है, उसका लगभग हुआ जाके 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, और ये जो सीमा है ये लगभग 90 लाख वर्ष पूर्व भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे आपको घबराने की बात नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख से लेकर जो है लगभग 90 लाख वर्ष पूर्व हो सकती है। और जो इनका उद्भव हुआ, मतलब कि जो इनका विकास हुआ, मानव का जो सबसे पहले जहाँ पे इनकी जन्मस्थली मानी जाती है, तो वह जन्मस्थली मानी जाती है अफ्रीका का महाद्वीप। जो अफ्रीका का महाद्वीप है वहां पे जो है आदि मानव लोगों की जन्मस्थली मानी जाती है। तो वहीं पे जो है आदि मानव का विकास हुआ, क्योंकि वहीं पे जो है आदि मानव के सबसे पहले जीवाश्म प्राप्त हुए।
ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया कि भाई यहाँ पे जो है इनकी जन्मस्थली, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जो है मानव के विकास का क्रम है, सबसे पहले मछली, फिर कछुआ, फिर सुअर के टाइप का, फिर बंदर, ठीक है, रीछ टाइप में, फिर उसके बाद रीछ बन गया जाके, फिर उसके बाद जो है एक अपना अच्छा सा मानव क्रिएट हुआ जाके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा मानव जैसे हम लोग आज बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है होमोसेपियंस, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। अगर जो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो जो भारत का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है वो जो हमारा है वो प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ हुआ है, यानी कि यहीं से जो है स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। अब आप सबसे पहले, अब देखो इन चीजों को तो मैंने जान लिया, अब हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं। टॉपिक से हटने का मतलब कि हम लोग पूरा टॉपिक छोड़ नहीं रहे, बट यहाँ पे हट इसलिए रहे हैं कि आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर जो आपसे मैं ये कहूँ कि सुनो भाई, आपको जो है इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, सोचो, अगर जो आपको मैं ये बोल दूं कि आपको इतिहास की जानकारी इकट्ठा करनी है, आपको इस स्थान की यहाँ पे जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? ठीक है, अगर जो आपने सोच लिया तो कमेंट कर देना, बट आप क्या करोगे? ऐसे मान लो मुझसे बोल दिया कि, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार चलो कहीं से कोई साक्ष्य मिल जाए हमें, ठीक है। साक्ष्य मतलब कि यार ये कितना पुराना होगा, यहाँ से मतलब कि इससे रिलेट करता हो, तो उसको एक नाम दिया गया पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। और या जो आलसी होंगे वो क्या सोचेंगे, भाई हमें कुछ करना ही ना पड़े यार, कुछ ऐसी चीज लिखी हुई मिल जाए, हालांकि सारी चीजें किताबों में लिखी हुई मिल जाए तब थोड़ा आनंद आ जाए, ठीक है। तो भाई आनंद तभी आएगा ना, या तो आप उसके लिए परिश्रम करो, या तो वो चीज आपको लिखी हुई मिल जाए। तो हुआ क्या कि कुछ चीजें लिखी हुई मिल गई, तो उनको क्या बोल दिया गया? उनको बोल दिया गया साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो यानी कि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीजें उपलब्ध है, वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा क्या हुआ जाके? साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो ये पुरातात्विक और ये साहित्यिक, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, इन दोनों चीजों से हम लोगों को मिल गई। पुरातात्विक हर जगह से मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य जो है हमारे विदेशी विवरण भी हो सकते हैं और देशी विवरण भी हो सकते हैं, मतलब कि विदेशों में भी हमारी भारत की गाथा गाई गई है और अपने देश में तो गाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखो देखो प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री, उस काल को कहा जाता है जब मानव जो है वो अस्तित्व में थे, मतलब कि जो मानव लोग थे वो अस्तित्व में तो थे, बट वहां पे जो है वो लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। यानी कि लिखाई का कोई भी वर्णन नहीं मिलता उससे रिलेटेड, मतलब कि लिखना वो लोग जानते ही नहीं थे कि क्या लिखना भी होता है हम लोगों को, ठीक है। और इस काल में जो है मनुष्य ने जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे हिमयुग आया, ठीक है, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों पे जाना हुआ, ठीक है। और आग पर मतलब कि उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब कि आग की खोज वहां पे उन्होंने कर ली, कृषि का विकास कर लिया, ठीक है। और अन्य जानवरों को वहां पे उन्होंने पालतू भी बना लिया, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव, ठीक है, और उनके अवशेष और गुफाओं की कला। यानी कि यहाँ पे किसी भी आदि मानव ने ये नहीं लिखा कि भाई हम यहाँ पे कैसे कर सकते थे, या हम यहाँ पे जो है कुत्ते को पाल सकते थे, अन्य किसी पशुओं को पाल सकते थे, या हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे किस देश में यात्रा की जाके, ठीक है। तो इन सारी बातों का यहाँ पे कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा क्या मिलता है कि भाई हम लोगों ने एक वहां पे पुरातात्विक खुदाई की, वहां से हम लोगों ने जो है पुरातात्विक साक्ष्य पाए, उन्हीं के आधार पे हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो हम लोगों को पता भी होना चाहिए। जो सबसे पहला काल है वो है पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, आप कहोगे भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। देखो 25 लाख से 10,000 ये रहा हमारा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये 10,000 से 4,000 रहा,
नवपाषाण काल 10,000 से 1,000 रहा। तुरंत आपके माइंड में क्लिक किया, यार ये कैसे हो सकता है भाई, 10,000 से 4,000 यार नव मध्यपाषाण काल हो गया, और 10,000 से 1,000 आपका नवपाषाण काल हो गया। सुनो, होता क्या है कि कुछ जगह मध्यपाषाण काल था, कहीं पे नवपाषाण काल, मतलब कि मध्यपाषाण काल दोनों जगह था। बट हुआ क्या कि यार आप ही सोचो कि एक बंदा ये है ए और ये बी है, ये दोनों एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। अब ये वहीं पे कुएं का मेढक बना हुआ है, जो ए है वो कुएं का मेढक बना हुआ है, बट बी क्या है कि भाई उसको दुनिया जाननी है, उसको सारी चीजों को डेवलप करना है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये अपने नए काल को आरंभ करेगा कि नहीं? ये तो पुराने काल में जी रहा है ना, बट ये तो नए काल को आरंभ कर रहा है ना अपने। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मध्य पाषाण काल था उसी में नव पाषाण काल, मतलब कि जो जो स्थान जो है अपने आप को डेवलप करने लगे, जो आगे बढ़ने लगे, वहां पे क्या हुआ कि नव पाषाण काल बोल दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इनकी समय सीमा जो है थोड़ी समान है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। अब अगर जो बात करें तो हम लोग पूरा पाषाण काल, यानी कि जो पूरा पाषाण काल है ये है क्या होता है, ठीक है। देखो पूरा पाषाण काल मतलब कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो हमारे पूर्वज हैं, जो मनुष्य हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा लंबा पीरियड यहीं पे काटा है। पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने सबसे पहले अपना लंबा जीवन यहीं पे व्यतीत किया हुआ है, ठीक है। और इसी समय जो है उन्होंने यह सीखा कि हम लोगों को प्रकृति से कैसे संघर्ष करना है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे पूर्व पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अब इन चीजों को समझ गए यहां तक, अगर जो आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? और अगर जो बाई चांस कोई डाउट हो या कोई भी आपको ऐसी चीज लगती है कि मैंने मिस की हुई है, तो आप एक चीज करना, आप कहीं भी आ जाना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। अगर तो मुझे लगेगा कि यार ये वीडियो मतलब कि ये टॉपिक रह गया तो उस टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, मतलब कि उस टॉपिक पे न्यू वीडियो बना दूंगा। बट आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं कि जो पूरा पाषाण था, जो पूरा पाषाण युग था, तो उसकी जो है सबसे पहले जो जानकारी दी वो दी थी ब्रूस फ्रूट महोदय ने, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ब्रूस फ्रूट महोदय ने, और इन्होंने जो जानकारी दी थी वो दी थी 1863, ठीक है। 1863 ईस्वी में इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए कि पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो पूर्व पूरा पाषाण काल क्या था, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल, देखो इस युग में जो है मानव का जीवन अस्थिर था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लोग क्या थे कि अब आप ही सोचो यार, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां पे मतलब कि एक कमरे में क्या कहूँ, एक जगह पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। वहां पे आपको खाने पीने की सारी चीजें हैं, बट आप कब तक खाते रहोगे, ठीक है। जब आपके पास कोई सामान खत्म हो जाएगा तो आप वहां से जो है चल दोगे, कहीं और जाओगे। यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आप कहीं और जाओगे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा कहीं और जाओगे, यानी कि विचरण करते रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे इनको बताया गया क्या स्थिर था, ठीक है। उसके आवास, भोजन व वस्त्र की व्यवस्था नहीं थी। वह जो है ये नहीं जानता था कि हम लोगों को रहना भी होता है, एक जगह हम लोग क्यों रहे, या एक जगह कैसे रहे, ठीक है। तो वस्त्र भी पहनना नहीं जानता था कि क्या करता था क्या नहीं करता था, उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि अस्थिर रहते थे, ठीक है। और होता क्या था कि जो मानव के भोजन, मतलब कि अब आप सोचो जो है मानव, वह बिना भोजन के तो नहीं जी सकता है, कोई भी जीव जो है बिना भोजन के नहीं जी सकता। तो उनका जो आधार, मेन क्या आधार था, वह था शिकार करना। शिकार जो करना था वह उनका महत्वपूर्ण साधन था, आखेड़ जिसको बोलते हैं शिकारी, ठीक है। और उसके लिए अब आप सोचो, आपके पास एक दिमाग में चीज आई कि भाई वो यार शिकार, अब आप बता रहे हो कि कैसे वहां पे वो चीजें थी नहीं, बंदूक तो थी नहीं, या धनुष बाण था नहीं, तलवार तो था नहीं, तो भाई शिकार कैसे करते होंगे? क्या यार अजीब बात बताते हो। देखो अजीब बात ये है कि उन्होंने क्या किया कि इतना उन लोगों के जानकारी हो गई थी, इतना अपने आप को थोड़ा बहुत डेवलप कर लिए थे कि उन्होंने क्या किया कि पत्थरों के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
पत्थरों के जब औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, उसी से उन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि अब आप सोचो, शिकार, ये आप हथियार देख रहे हो ना, ये चीज, ये जो उनके हथियार थे, बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, उसके बाद छोटे हुए, फिर उसके बाद आराम से अच्छे खासे छोटे हो गए। ठीक है, इस समय जो मानव था वह शिकार पे इसलिए डिपेंड था क्योंकि अनाज की उत्पत्ति नहीं हुई थी। वह लोग ये जानते नहीं थे कि हम लोग उसको जो है संग्रह कर सकते हैं, उसका उत्पाद कर सकते हैं, उसको संग्रहित कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई शिकार को ही अपना जीवन आधार बना लिया कि शिकार करो, खाओ, मारो, खाओ, भूंजो, खाओ, कुछ भी करो, बट जिंदा रहो। ठीक है, और जो अगर जो बात करें तो हिमयुग, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो हिमयुग के बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। और यह जो है हिमयुग, ज़्यादातर समय पूर्व पुरापाषाण काल का इसी में व्यतीत हुआ था। ठीक है, और जो यहाँ के जो मनुष्य थे उनको बोला गया नेग्रितो। ठीक है, नेग्रितो, यहाँ की जो प्रजाति थी वो थी नेग्रितो। ठीक है, अब अगर जो इनके हथियारों की बात कर ले कि यहाँ के प्रमुख हथियार कौन कौन से थे, तो ये लोग हाथ की कुल्हाड़ी बनाया करते थे। ठीक है, और ये खंडक उपकरण का उपयोग करते थे, फलक और विदरणियों का उपयोग करते थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से वो लोग जो है शिकार किया करते थे। अब अगर जो बात करें तो भारत में इस संस्कृति के सिर्फ 2 केंद्र हम लोगों को दिखाई दिए। ठीक है, भारत में इस संस्कृति को देखने के लिए हम लोगों के पास 2 केंद्र हैं। पहला क्या है कि वो उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी अथवा पेबुल चापर चापिंग संस्कृति। आपने सोहन घाटी के बारे में पढ़ा हो, अगर जो नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा अब उसके बारे में, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट आप उसके थोड़ा वो जान लोगे तो आप इस चीज़ को और सही तरीके से समझ लोगे। तो जो सोहन घाटी जो थी, वहाँ पे इस चीज़ का विकास हुआ जाके, इस संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र मिले जाके। और दूसरा जो क्या था कि दूसरा जो है दक्षिण भारत में हैंडेक्स क्लियर संस्कृति या मद्रासीन संस्कृति, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष वहाँ जो है सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शिलालेखों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे, और अगर जो आपको ये चीज़ नहीं याद हुई हो तो आप जो है मैंने बताया जैसा कि पहले आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ठीक है, हाँ क्लियर हो गए होंगी, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको सारी चीज़ें बता रखी। अगर तो नहीं तब भी क्लियर हो तो आप मेल मैसेज जो भी कर सकते हो। अब इसके बाद एक आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, मैंने बताया था ना कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, पाषाण काल को मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है। इस काल में क्या हुआ कि मनुष्यों ने यह सोचा कि भाई ये हथियार जो है थोड़ा मतलब कि बेकार लग रहे हैं, कोई मेहमान आएगा देखेगा भाई ये क्या रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया भाई हथियार को थोड़ा डेवलप करो, हथियार को थोड़ा अच्छा बनाओ, उपयोगी बनाओ, मस्त बनाओ, एकदम मतलब कि मारे तो शिकार एकदम तुरंत मर जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि क्वार्टजाइट की जगह इन्होंने क्या किया कि जैस्पर, चार्ट इत्यादि चमकीले पत्थरों की सहायता लेनी स्टार्ट कर दी और उनसे यहाँ पे इन्होंने हथियार क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ना कि इन्होंने सबसे पहले अपने हथियारों को ही बदला कि भाई हम क्यों ना हथियारों को ही बदल दें, समझ रहे हो ना। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, और जो एक मध्य पुरापाषाण काल है, इसको एक संस्कृति का नाम दिया गया जिसको बोला गया फलक संस्कृति। ठीक है, फलक संस्कृति इसको दिया था डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने, इसको बोला फलक संस्कृति। ठीक है, और अगर जो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस काल में जो है पाकिस्तान और केरल और शायद नेपाल, पाकिस्तान, केरल और नेपाल को छोड़कर जो भारत के सभी प्रांतों में मनुष्य के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, अब इस चीज को समझो, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक है, केरल और नेपाल, इन स्थानों को छोड़कर यहां से सारी चीज मतलब कि जितने भी प्रांत बसते हैं भारत में, ठीक है, वहां से मानव के अस्तित्व के प्रमाण मिले हुए। ठीक है,
अगर जो यहाँ पे मुख्य स्थलों की बात करूँ जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों को मिली है, तो नेवासा महाराष्ट्र से मिल गया, या डिडवाना राजस्थान से हो गया, भीमबेटका नर्मदा घाटी, ठीक है, और पुरुलिया पुरुलिया नाम था पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ पे मनुष्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोगों को मिली है वो भारत के सभी प्रांतों से मिली है, बट कुछ प्रांतों को छोड़ के, ठीक है, जैसे केरल हो गया और साइड में पाकिस्तान और नेपाल हो गया। अब अगर जो बात करें तो आता है उत्तर पुरा पाषाण काल। तो उत्तर पुरा पाषाण काल हिमयुग के अंतिम चरण के दौरान जो है उत्तर पुरा पाषाण कालीन संस्कृति का उदय हुआ, और इसी युग में जो है हमारे पूर्वज लोगों का जन्म हुआ, होमो सैपियंस का उदय हुआ। भाई होमो सैपियंस के नाम पे थोड़ा जयकारा लग जाए, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को जीवन दिया हुआ है, इन्हीं से हम लोग विकसित हुए हैं, इन्हीं से हम लोग आगे बढ़े हैं, इन्हीं से हम लोगों ने दुनिया देखी, इन्हीं से हम लोगों ने दुनिया जानी। तो होमो सैपियंस आप लोग नाम जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमो सैपियंस, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है। इस काल में मानव विकास की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हुई, मतलब कि मानव ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि भाई मेरे पीछे क्या क्या था, क्या नहीं था, क्या चीजें हम लोग कहाँ से डेवलप की, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने ये सोचा कि बस हम लोगों को अपना गोल दिख रहा है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को कुछ भी करना है, तो इसलिए जो है उन्होंने विकास की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस युग में जो है पत्थर का प्रयोग ज्यादा हो गया, मतलब कि लोग पत्थर को ज्यादातर प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि मुख्य औजार लोगों के कौन कौन से थे? तो एक होता है तक्षणी, फलक और खुरचनी। तक्षणी, फलक, खुरचनी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तक्षणी, फलक, खुरचनी, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पे लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई अभी आपने मध्यपुरा पाषाण काल बता दिया, तो यह मध्यपुरा पाषाण काल है जो पुरा पाषाण काल की एक शाखा है, बट यहाँ पे जो है ये मध्य पाषाण काल है, ठीक है। देखो होता क्या है कि बहुत दिनों तक जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम महापाषाण युग को मानते ही नहीं, हम लोग महापाषाण युग जानते ही नहीं है, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल हुआ यहाँ पे ये लोग जानते ही नहीं है कि मध्य पाषाण काल हुआ भी था या नहीं हुआ था, तो यह चीज जो है थोड़ी अंधेरे में रही। बट हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के मॉस द अजिल नामक स्थान से, मॉस द अजिल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉस द अजिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण प्रकाश में आए जिसने इस बात की पुष्टि हुई कि पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच अंतराल था, यानी कि जिस चीज को आप नकार रहे हो वो चीज थी, वहां पे है, इसीलिए उसको नाम क्या दे दिया गया कि मध्य पाषाण काल, यानी कि जो हमारा पाषाण काल और जो हमारा नवपाषाण काल उसके बीच की जो चीज है उसको नाम दे दिया गया क्या? मध्य पाषाण काल, ठीक है। और फिर होता क्या है कि मध्य पाषाण काल में जनसंख्या में वृद्धि और आखेट की सुगमता से मनुष्य अब छोटी छोटी टोलियों में रहने लगा था। जो मध्य पाषाण काल था वहां पे उसने क्या किया कि अब मनुष्य जो है थोड़ा दिमागदार हो गया है, उसने वहां पे सारी चीजों को डेवलप कर लिया है, वो बनाना जानता है कि हम लोगों को रहना भी होता है, हम लोगों को खाना भी होता है, हम लोग कैसे क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों से वो परिचित हो गया था, ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसी युग में जो है जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, ठीक है। और स्थायी निवास के साथ साथ कृषि की भी शुरुआत हुई तथा बस्तियों का विकास आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कृषि की शुरुआत किस काल से हुई? कृषि की शुरुआत किस काल से हुई? मध्य पाषाण काल से। कृषि की जो शुरुआत हुई वो हुई जाके मध्य पाषाण काल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल से ही कृषि की शुरुआत हुई जाके थी, तथा लोगों ने यह भी जाना कि हम लोगों को रहना भी है, हम लोगों को कुछ करना भी है, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर तो बात करें तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में जो है कुल्हाड़ियों के अलावा, मतलब कि पहले जो है क्या बनती थी, कुल्हाड़ियाँ ज्यादातर बनती थी, बट इन्होंने चेंज कर दिया, भाई हम लोग जो है थोड़ा डेवलप होंगे, सुतारी, खुरचनी और बाण आदि इन्होंने बना लिया, मतलब कि धनुष यहाँ पे प्रयोग होने लगा था कि भाई धनुष से जो है तुरंत मारो तुरंत खाओ,
इस चीज को यहाँ पे इन लोगों ने डेवलप कर लिया था। और इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था, मतलब कि मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी का प्रयोग मतलब आप समझ रहे हो ना कि मिट्टी तो पूरी आपको हर जगह मिलती थी, बट इन्होंने क्या किया, मिट्टी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये लोग बर्तन बनाना जान गए थे, बहुत ही दिमागदार हो गए थे भाई, बर्तन बनाना जान गए यानी कि दिमागदार हो गए। पत्थरों में उन्होंने गोमेद, जस्पर आदि का प्रयोग होता था। ठीक है, इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी। सोहन नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सोहन नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। अब अगर जो इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? बहुत छोटे छोटे औजारों को। ये किस काल में प्रयोग होता था? मध्य पाषाण काल में। ये किस काल में उपयोग होता था? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बगौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब आप एक चीज समझो, मध्य प्रदेश का जो आजमगढ़ है, राजस्थान का जो बागौर है, वहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि वहां पे इन लोगों ने दिखा दिया कि भाई हम लोगों ने पशुपालन स्टार्ट कर लिया था। इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी कि सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, तुरंत आप इलाहाबाद पहुंचो, इलाहाबाद के आस पड़ोस में ही प्रतापगढ़ है। जो लोग आसपास में रहते होंगे वो जानते होंगे प्रतापगढ़। तो वहां से जो है मानव के इस काल के मानव के अस्थिपंजर यानी कि उनके हड्डियां वगैरह वहां से प्राप्त हुई हैं, जिसको क्या बोला जाता है? सरायनाहत तथा मैदा। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल में मनुष्य ने अपने उपकरणों को ज्यादा सुंदर एवं उपयोगी बनाया। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और कृष्णा घाटी कर्नाटक, धसान तथा बेतवा मध्य प्रदेश और निवासा महाराष्ट्र। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट स्थान थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन समाधि में मानव के साथ कुछ कुत्ते के भी अस्थिपंजर मिले हैं। आ गई वही चीज, बहुत ज्यादा एक जगह आपने सुना होगा। देखो, इन लोगों ने क्या किया कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाना स्टार्ट कर दिया। मानव के साथ यहाँ पे कुछ साक्ष्य ऐसे मिले कि उन लोगों को लगा कि भाई मानव के साथ हमें जो है कुत्तों को भी दफनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्तों की भी अस्थियां मिली हैं। ठीक है, और पचमढ़ी में जो है महादेव पहाड़ियों में मध्य पाषाण युग के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, जो पचमढ़ी है वहां पे महादेव पहाड़ियां हैं, वहां पे जो है मध्य पाषाण युग के शैलाश्रय मिले, मतलब कि शैलाश्रय मतलब कि आराम करने की जगह। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल, ऐसा काल जिसने मनुष्य के इतिहास को चेंज करके रख दिया। नवपाषाण काल, सारी चीजें नई, एकदम डेवलप, एकदम भौकाली। अब ऐसे समझो, देखो अगर जो बात करें तो इनके सबसे पहले हम लोग मुख्य स्थल के बारे में बात कर लें तो आजमगढ़, चिरांद, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बुर्जहोम, गुफ्रकाल, मेरठगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन सारी जगहों पे इसके साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के। अगर तो बात करें तो यद्यप कालक्रम के हिसाब से यह युग काफी छोटा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तथापि सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। आप समझ रहे हो ना कि मनुष्य ने जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए वो इस युग में किए। वस्तुतः मनुष्य ने जिस समय के सुचारू रूप से कृषि कार्य आरंभ किया था वह भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक तक बन गया, और उसी समय में नवपाषाण युग का आरंभ माना जाता है। मतलब कि जब मनुष्य ने कृषि कर लिया तो उसको इकट्ठा करने लगा। अब जब भोजन को इकट्ठा कर रहा है, भोजन उत्पाद कर रहा है, भोजन संग्रहित कर रहा है, तो यहाँ पे इस चीज को नाम क्या दे दिया गया कि भाई नवपाषाण काल में वह विजिट कर गया, वहां पे चला गया। और अगर जो इनकी बात करें मुख्य औजारों की तो इसमें जो है पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार मिलने लगे थे, कुल्हाड़ी तो चलती थी, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगर जो बात करें तो नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1807 में ल्यूनमेसियर से प्राप्त किया। ठीक है, तो नवपाषाण युग से जो भी पत्थर हम लोगों को प्राप्त हुए, जो प्रस्तर प्राप्त हुए उपकरण, वह हम लोगों को उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सबसे पहले मिले हुए थे। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिवा एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चावल के सर्वप्रथम हम लोगों को साक्ष्य कहाँ से मिले? तो उत्तर प्रदेश के कोल्हवा से हम लोगों को यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वह मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार तथा आयताकार घरों में रहते थे। वह मिट्टी और सरकंडे के बने हुए घरों में रहना स्टार्ट कर दिए थे। इस चीज को आप समझ लो। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग लोग अधिक उन्नत थे। वह गेहूं, जौ और कपास उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास है। हालांकि नवपाषाण काल इसीलिए जाना जाता है कि लोगों ने पशुपालन को भी बहुत ही ज्यादा डेवलप कर लिया। लोग स्थिर हो गए। अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है, जगह जगह शिकार नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने भोजन का इकट्ठा कर लिया है। भोजन वो लोग इकट्ठा कर लिए तो भोजन उत्पाद कर रहे हैं। भोजन उत्पाद कर रहे हैं तो उनको सही जगह मिल रही है। जगह मिल रही है तो रह रहे हैं तो यानी कि उनको भोजन वहां पे जरूर मिल रहा होगा। अब भोजन मिल रहा है तो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं तो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है तो अपना नाम फैल रहा है। ठीक है। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। मतलब कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना इसी काल में सबसे पहले माना जाता है। अब अगर जो बात करें तो एक और युग आया जिसको हम लोग बोलते हैं धातु युग। ठीक है, धातु युग। इस युग के मतलब कि जो नवपाषाण युग के अंतिम चरण से धातु यानी कि तांबे का उपयोग आरंभ हुआ। कालांतर में कांसे तथा लोहे से भी लोग परिचित हुए। मतलब कि सबसे पहले जो है यहाँ पे मानव सबसे पहले ताम्र यानी कि तांबा धातु की खोज की। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मतलब कि जो पत्थरों के साथ साथ वह जो है तांबे का भी प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब धातु युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है: ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है हिमयुग। लेकिन उससे पहले हम लोग क्यों इतनी जल्दी जाएं, हम लोग थोड़ा ताम्रपाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्यों ना। देखो, अब अगर जो बात करें तो जो हम लोग सारी चीजों से अगर जो दृष्टिकोण हो तो जो ताम्रपाषाणी सभ्यता यानी कि हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता से पूर्व की है, किंतु काल क्रमानुसार भारत में सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है। ठीक है, अब इस चीज को समझना, काल क्रम के अनुसार यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है। और इसी काल में तांबे का प्रयोग इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ जाके, क्योंकि अब ये ताम्र कुल्हाड़ी का प्रयोग कर मैदानों में जंगलों को आसानी से साफ कर सकते थे। अब आप इस चीज को समझो, इन्होंने जंगलों को साफ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि पेड़ों की कटाई स्टार्ट कर दी वहां पे लोग। क्योंकि अब आप सोचो, पहले क्या था कि लोगों के पास कोई धारदार चीज नहीं हुआ करती थी, अभी लोगों के पास धारदार चीज हो गई। धारदार चीज हो गई तो इन लोगों ने उस चीज को काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि अब जो है लोग हल भी बनाने लग गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे लोगों की जीविका चलने लगी थी। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर जो बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वेश्चन कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले ताम्र यानी कि तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, लगभग 6000 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास का था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हिमयुग के बारे में। शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है। अब आप एक चीज सोचो, हिमयुग से आपके माइंड में क्या चीज क्लिक करती है? हिमयुग, हिमयुग, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, हिमयुग। हिम मतलब बर्फ, युग मतलब एक काल, यानी कि बर्फ से पूरी चीज ढकी हुई है, उसको बोला गया हिमयुग। हिमयुग देखो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा भी है कि भाई हिमयुग जो है उस काल को कहते हैं जहां पे वायुमंडल का तापमान लंबे समय तक कम रहा। ठीक है, तो वहां पे जो है वायुमंडल का तापमान सबसे लंबे समय तक कम रहा, और इसी के साथ साथ जो है महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर हिमालय यानी कि ग्लेशियर का निर्माण हो गया। ग्लेशियर का निर्माण किस काल में हो जाके? हिमयुग में ही हुआ जाके था। हिमयुग अपनी चरम सीमा पर अब से लगभग 20,000 साल पूर्व था। माना जाता है कि हम यह हिमयुग लगभग 12,000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि हिमयुग अपने अंतिम चरणों पर है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखो, बिल्कुल सही बात है कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि हिमयुग समाप्त हो गया। अब आप इस चीज को समझो कि जब अगर जो आपको कहीं से कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, वो आपको साक्ष्य मिलते ही जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि इस काल का अंत हो गया? नहीं हुआ ना, हिमयुग तो अब भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मिल रहे हैं साक्ष्य, क्योंकि वहां पे लोग पड़ते हैं, ग्लेशियर हैं। ठीक है, फिर अगर तो बात करें तो
अब यह युग अपने चरम पर था तो उत्तरी भारत का काफी क्षेत्र बर्फ की मोटी सतह से हजारों साल तक ढका हुआ था। हिमयुग का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हिमयुग सबसे ज्यादा मानव ने जो है हिमयुग में ही डेवलप किया अपने आप को, ठीक है। वहीं पे लोग वहां पे सबसे मतलब कि सबसे जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज्यादा वहीं पे उसने काटा था, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर जो आपको यह सारी चीजें एकदम समझ में आई हो तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो स्टडी IAS के कोड को यूज़ करना मत भूलना, जरूर भैया लोग यूज़ करना, ठीक है। अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अनअकैडमी से आपको सारे फायदे होंगे, आप इस चीज़ को जानते हो, क्योंकि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा जानो समझो। अगर जो आपको इस सारी चीज़ों को जानने के बाद भी अगर जो आपको लगता है कि अनअकैडमी मुझे लेना चाहिए, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो क्यों ना STDIAS का कोड यूज़ करें। STDIAS का कोड मतलब अगर जो आपको उसके बारे में और जानना है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल इत्यादि से आप जान सकते हो। तो इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि। जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आपको शुभ प्रभात, शुभ रात्रि, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा मैंने आज पढ़ाया कल शायद और एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ आपको, बिकॉज पूरी एनर्जी थी बट थोड़ा मज़ा आएगा। अगर जो आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग और चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार, शुक्रिया।